जय हिंद साथियों। तो सभी साथियों को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके सीटेट की एग्जाम डेट आ चुकी है। आपका ये सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम होना, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ये 29 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक पूरे देश के विभिन्न शहरों में आयोजित कराया जाएगा। तो सभी साथी अपनी तैयारी में कोई कमी ना छोड़े, जी जान से अपनी तैयारी बिना रुके लगातार करते रहें। तो आज की क्लास में हम देखेंगे संस्कृत का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। साथियों 12 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन साथियों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, वो हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है संस्कृत के नाम से, आपको वहां पर सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, गाय के पद में कौन सी संधि है? तो गाय का पद में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि? तो साथियों पहले करते हैं गायिका का संधि विच्छेद और पता लगाते हैं कि इसमें होगी कौन सी संधि। तो गायिका का संधि विच्छेद होगा ग जमा अकह। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आई जमा ए मिलकर आय हो रहा है। तो साथियों आपको एक सूत्र याद होगा, एचो आया बयाबे। इसमें होता है ए आई ओ और औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो क्रम से ए का आय हो जाता है और आई का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो यहां पर एचो आया वह किस संधि का सूत्र है? तो ये संधि का सूत्र अयादि संधि का। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। यहां पर हमारा ए आई जमा ए मिलकर आय हो रहा है, तब हमारा गाय का बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अयादि संधि इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है हमारे आज की क्लास का। अद्यत्वे अव्यय का क्या अर्थ है? तो अद्यत्वे जो संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? आज, आजकल, परसों या फिर कल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, इसका मतलब होगा आजकल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, हरि शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तो हरि शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन का कौन सा रूप होगा? हरि है, हरि, हरिय या फिर हरि? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, हरिय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीतांबर में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो साथियों पीतांबर का मतलब होता है पीला है जिसका अंबर, और अंबर कहते हैं हम वस्त्रों को। तो किसके वस्त्र पीले हैं? मतलब श्री कृष्ण जी के। यह माना जाता है कि श्री कृष्ण जी के पीले वस्त्र थे। तो साथियों यहां पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है तो आपका कर्मधारय समास सही आंसर होगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आज की क्लास का हमारा, अत्युत कृष्ट पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अत्युत कृष्ट में कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों उपसर्ग वो शब्द या शब्द समूह होता है जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। तो प्रारंभ में कौन सा शब्द इसमें लगा हुआ है या शब्द समूह? अत्यु, त्यु, अह या फिर अति? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसमें उपसर्ग होगा अति उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आज की क्लास का हमारा, वर्तमान पद में कौन सा प्रत्यय है? अब उपसर्ग का जस्ट अपोजिट होता है प्रत्यय। प्रत्यय साथियों किसी भी शब्द के अंत में लगता है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तव्यत प्रत्यय, तव्य, अनियर प्रत्यय या फिर सानच प्रत्यय? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा सानच प्रत्यय होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों सानच प्रत्यय की एक पहचान होती है, इसके लास्ट में आन मिलेगा आपको, वर्धमान, वर्तमान, इस तरीके से आपको जहां लास्ट में अगर आन मिले तो उसमें हमारा सानच प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 आज की क्लास का हमारा, आई का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों आई का उच्चारण स्थान क्या होगा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उच्चारण स्थान से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है, तालु, कंठ ओष्ठ, कंठ तालु या फिर ओष्ठ? तो आई का उच्चारण स्थान होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा कंठ तालु। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों इसका उच्चारण स्थान याद रखने का एक और तरीका है, हमारा आई मिलकर बना हुआ होता है ए जमा ई से, ए जमा ई मिलाकर आई बनाते हैं। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो जब ए और ई को मिलकर आई बनता है तो इसका उच्चारण स्थान भी हमारा मिल जाता है, इसलिए कंठ तालु आई का उच्चारण स्थान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, अक्षणय काण्य वाक्य में अक्षरा पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का या फिर षष्ठी का? साथियों अक्षरा काड़ा का मतलब होता है आंख से काड़ा। तो आप सभी को जिन भी साथियों को कारक चिन्ह याद है मेरे साथ साथ बोलिए, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पर से आ रहा आंख से, तो यहां पर हमारी तृतीया विभक्ति हो जाएगी।
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है आज की क्लास का हमारा। निज पद का विलोम क्या होगा? तो निज का विलोम शब्द क्या होगा? हलय, गृह, परय या फिर सतह। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परय। निज माने होता है अपना, निज माने अपना होता है और परय माने पराया होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 आज की क्लास का हमारा। पितरों में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो साथियों पितरों शब्द में कौन सा समास होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पितरों का मतलब होता है माता और पिता, तो जहां पर और आ जाता है वहां पर होता है हमारा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। इससे अलग देखते हैं हम दिन रात, दिन रात, तो यहां पर दिन और रात, तो यहां पर भी हमारा द्वंद्व समास होगा। काला और सफेद, तो इन शब्दों में जो एक दूसरे के अपोजिट शब्द होते हैं या फिर जिनमें और आ जाता है बीच में, वहां पर हमारा द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिज्ञ पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ए, अभि, ज्ञ या फिर कोई नहीं। तो अभिज्ञ पद में कौन सा उपसर्ग होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, इसमें अभि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 आज की क्लास का हमारा। राम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? तो राम शब्द का तृतीय विभक्ति में बहुवचन का रूप कौन सा होगा? राम, रामई, रामे या फिर रामई। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रामई। राम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप रामई होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 आज की क्लास का हमारा। यत्र अव्यय का क्या अर्थ है? तो यत्र जो संस्कृत का शब्द है इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? जहां, तहां, कहां या फिर वहां। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों यत्र माने होता है जहां। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और अगर तत्र आपसे पूछा जाता है तो तत्र माने होता है वहां। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 आज की क्लास का हमारा। लकार पद में कौन सी संधि है? गुण संधि, या संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। तो लकार में कौन सी संधि होगी? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यर संधि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों आपको यर संधि का सूत्र याद होगा। इसका सूत्र होता है इको यर्ची, इको यर्ची। इसका मतलब होता है ह्रस्व अथवा दीर्घ, ई, उ, ऋ और लिरी के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का य, उ का व, ऋ का र और लिरी का ल हो जाता है। तो यहां पर लिरी का ल होकर लकार शब्द बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 आज की क्लास का हमारा। कर्तव्य पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कर्तव्य पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तव्य प्रत्यय, ल्यूट, तव्यत या फिर व्यप प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा तव्यत प्रत्यय होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है आज के प्रैक्टिस सेट का। श का उच्चारण स्थान क्या है? ये जो पेट चिरा वाला स होता है इसका उच्चारण स्थान क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। कंठ, ओष्ठ, तालु या फिर मूर्धा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 17 है। ब्रह्मणाय गायम ददाति वाक्य में ब्रह्मणाय पद में किस विभक्ति का प्रयोग है? द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थी का या फिर पंचमी का। साथियों यहाँ पर जो ब्रह्मणाय शब्द यूज हुआ है संस्कृत का, इसका मीनिंग होता है ब्रह्मणाय मतलब ब्राह्मण के लिए। तो अब ब्राह्मण के लिए हमारा हो गया कारक चिन्ह। तो फिर से देखते हैं कि ये कारक चिन्ह कौन सी व्यक्ति का आता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए हमारा चौथे नंबर पर आ रहा है के लिए, तो इसमें हो जाएगी हमारी चतुर्थी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 आज की क्लास का हमारा। कृपण पद का विलोम क्या है? कृपण पद का विलोम शब्द क्या होगा? उदार है, उर है, कृष्य या फिर उत्तम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए उदार है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 आज की क्लास का हमारा। गत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, त्वा या फिर कितवा या फिर त्वाम। साथियों गत्वा पद में कौन सा प्रत्यय होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कत्वा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है। गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति में एक वचन का रूप क्या होगा? गुरु, गुरुवे, गुरु या फिर गुरुव्य। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा गुरुव्य। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 21 है, नख छिन्न में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो साथियों नख छिन्न शब्द में कौन सा समास होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, अपि अव्यय का क्या अर्थ है? भी, तो, पर या फिर है। तो अपि माने क्या होता है? अपि एक संस्कृत का शब्द है, इसकी हिंदी मीनिंग हमें बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, अपि का मतलब होता है भी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 आज की क्लास का हमारा, नवोढ़ा पद में कौन सी संधि है? तो नवोढ़ा में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि। तो साथियों पहले करके देखते हैं नवोढ़ा का संधि विच्छेद और उसके बाद पता लगाते हैं इसमें कौन सी संधि होगी। तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा नव जमा ऊढ़ा, नव जमा ऊढ़ा। तो यहां पर क्या हो रहा है? ए जमा ऊ मिलकर, ए जमा ओ मिलकर ओ हो रहा है। तो आपको एक संधि का सूत्र याद होगा, आद्गुण। इसमें क्या होता है साथियों? इसमें ह्रस्व अथवा दीर्घ ए आ के बाद अगर ई उ और रिरी और लिरी आते हैं तो क्रम से ए ओ अर और अल हो जाता है। तो यहां पर ए के बाद उ आ रहा है तो यहां पर ए का ओ हो जाएगा, इसलिए यहां पर गुण संधि होगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 आज की क्लास का हमारा, सुगम पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो सुगम में कौन सा उपसर्ग होगा? सु, सुग, सुम या फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें होगा सु उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 आज की क्लास का हमारा, डै का उच्चारण स्थान क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तालु, मूर्धा, कंठ नासिका या फिर ओष्ठ नासिका। तो डै का उच्चारण स्थान होता है साथियों कंठ नासिका। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 आज की क्लास का हमारा, वृक्षात पत्राणि स्वतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वाक्य में वृक्षात पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? साथियों यहां वृक्षात का मतलब होगा, वृक्षात का जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा वृक्ष से, यानी कि पेड़ से। तो पेड़ से पत्ते गिरकर अलग हो रहे हैं। तो मेरे साथ फिर से कारक चिन्ह को बोलिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर। अपादान मतलब होता है से अलग होने पर, जहां पर से अलग हो रही है उससे कोई चीज, जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वहां पर हमारी पंचमी विभक्ति होगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 आज की क्लास का हमारा, मोक्ष पद का विलोम क्या होगा? अब मोक्ष का मतलब क्या होता है? वंदनम, वचन, वमन या फिर मनन। तो पहले देखते हैं मोक्ष का मतलब क्या होता है। तो मोक्ष का मतलब होता है फ्री, बिल्कुल मुक्त। तो इसका अपोजिट क्या होगा? बंधनम, यानी कि बंधन में बंधा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 आज की क्लास का हमारा, चोर भयम पद में कौन सा समास है? पंचमी। साथियों समास नहीं, यहां पर विभक्ति होगी, समास की जगह आप विभक्ति पढ़ना यहां पर। तो चोर भयम में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी, तृतीया, चतुर्थी या फिर द्वितीया। तो साथियों चोर भयम में विभक्ति होगी ऑप्शन नंबर सी चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति इसमें होगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 आज की क्लास का, निष्पाप पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निस, निस, निस या फिर निस। तो साथियों थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इनके ऑप्शंस में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसमें जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वह है हमारा निस। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 30 और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, श्रीषा पद में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। साथियों क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो साथियों ये थे हमारे आज के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी साथी आने तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।